हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट। चलिए आज स्टार्ट करते हैं सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस सेट 2। तो इसमें आप सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा 33 से कि लक्षण ए और बी के आधार पर वायुमंडल परत की पहचान करिए। कौन कौन से लक्षण आपको दिखाई दिया है क्वेश्चन में? दो लक्षण आपको बताएं। पहला दिया है कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला उल्कापिंड एस्टेरॉयड उल्कापिंड उल्कापिंड जो है इस परत में आने पर जल जाते हैं। दूसरा बी कथन दिया है कि इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। तो कौन सी ऐसी परत है जिसमें बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, ये आपको बताने हैं, समझने हैं। और दूसरी है कि अंतरिक्ष में वह कौन सी ऐसी परत है या वह कौन सा ऐसा जो है कि मंडल है जिसमें प्रवेश करने से कोई उल्कापिंड जो है जल जाता है। तो वह कौन सा है? क्षोभ मंडल। इसको देखिए, इसको समझ लीजिए, पहले ध्यान से सुन लीजिए, एक बार पूरा ध्यान से सुन लीजिए। इसी टॉपिक से रिलेटेड ये क्लास 6 एनसीईआरटी जो जियोग्राफी है उसमें पहला चैप्टर दिया हुआ है, पहला दूसरा चैप्टर दूसरा या तीसरा दिया हुआ है। तो ध्यान से इसको देख लीजिए। तो क्षोभ मंडल के बारे में हम आज बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप ये अर्थ है, अर्थ से जब आप ऊपर बढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको क्षोभ मंडल मिलेगा। क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल मिलेगा। समताप मंडल के बाद मध्यमंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो ये जो क्षोभ मंडल है जिसको हम जो है कि क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फियर ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल में जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे टेम्परेचर आपको कम होता जाएगा, यानी टेम्परेचर घटता जाएगा। पर किलोमीटर पे 6.5 डिग्री टेम्परेचर घट जाता है। समझ रहे हैं? यदि आप किसी प्लेन्स में या किसी रॉकेट में बैठ के जाएंगे तो क्षोभ मंडल की तरफ बढ़ेंगे, पर किलोमीटर पे 6.5 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। उसके बाद समताप मंडल आता है। यह प्लेन या वायुयान उड़ाने के लिए जो है ये आइडियल ये मंडल है, ये वाला देखिए, ये वाला। तो ये समताप मंडल है। इसमें जो है कि टेम्परेचर क्या होता है, ऊपर जाने के बाद ऊपर बढ़ने पर टेम्परेचर बढ़ता है। फिर जो मध्यमंडल होता है, यहाँ देखिए ये मध्यमंडल है, इसमें ऊपर जाने पर तापमान यहाँ पे फिर घटता है। तो पहले घटा, फिर बढ़ा समताप में, फिर मध्यमंडल में फिर घटा, फिर इसके बाद बढ़ता ही जाएगा, फिर टेम्परेचर बढ़ता ही जाएगा। ठीक, तो इसका पहले का आंसर क्या होगा? क्षोभ मंडल। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे आ जाइए। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि आपतन का संबंध क्या है। आपतन का मतलब होता है इंसोलेशन। इंसोलेशन का मतलब ये है कि सूर्य से आने वाली जो सौर विकिरण है उसकी मात्रा क्या है। तो सौर विकिरण की मात्रा आप देखेंगे कि किसी भी वर्ष अलग अलग ऋतुओं या अलग अलग मौसम में ये परिवर्तित होती रहती है। जैसे ठंडी के दिनों में यानी विंटर सीजन में आपको जो है सौर विकिरण की मात्रा कम लगेगी, पृथ्वी पे सौर की विकिरण कम पहुंचेगी। ठीक है, विंटर सीजन में। क्योंकि विंटर सीजन में आप देखेंगे कि अगर विंटर सीजन की बात की जाए तो ये देखिए, विंटर सीजन में अगर ये हम इसको ये पूरा ग्लोब बना दें, सॉरी, अगर ये ग्लोब आपको जो है कि एक वृत्त बना दें, इसमें ये देखिए इक्वेटर है, ये कैप्रिकॉर्न है जिसको हम जो है मकर रेखा कहते हैं, ऊपर वाली जो है वो कर्क रेखा है, कैंसर। तो कर्क रेखा है। तो विंटर के सीजन में जो है सन कहाँ रहता है, ये होता है मकर रेखा पे चमकता है। तो हमारे यहाँ ठंडी पड़ती है, तो इस समय हमारे यहाँ जो है सौर विकिरण की मात्रा यानी आपतन कम होता है। वहीं गर्मी के दिनों में ज़्यादा होता है। तो इसका संबंध क्या है? सूर्य ऊर्जा के साथ है। तो 34 का आंसर क्या होगा? तीसरा होगा। इसके बाद आ जाइए, अब ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य से एक देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन भी जियोग्राफी से था। उसमें जो है कि क्षोभ मंडल सप्ताह मंडल यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल की बात की थी, वायुमंडल की संरचना की बात की थी। और दूसरे क्वेश्चन में यहाँ देख लीजिए, इसमें जो है कि आतपन की बात किया था यानी इंसुलेशन यानी सौर विकिरण की। और तीसरे क्वेश्चन में देखिए बायोगैस के बारे में बात किया है। कहा है कि बायोगैस गैस अनिवार्य रूप से निम्न में किनका मिश्रण है। तो देखिए बायोगैस किस किस गैस से मिलके बनता है वो पूछ रहा है आपसे। तो बायोगैस में जो है कि आप जानते हैं मीथेन, CH4। मीथेन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है 50 से 70% तक।
ठीक। दूसरे नंबर पे जो मेजर गैस है वो बायोगैस में पाई जाती है। बायोगैस वही जो गोबर गैस गांव में आपको देखने को मिलता है, उसी को बायोगैस कहते हैं। बायोगैस का मतलब कि ऐसी गैस या ऐसी ऊर्जा जो बायो यानी जैव पदार्थों से मिलकर बनी हो। दूसरे नंबर पे इस पे आपको दिखेगा कि हाइड्रोजन है। दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस भी 25 से 30% की मात्रा में होती है। सॉरी, हाइड्रोजन गैस 25-30% नहीं होती है, इसमें हाइड्रोजन शामिल होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, इसको आप कर लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड 25 से 45% इसमें बायोगैस में पाई जाती है। हाइड्रोजन भी होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी होती है, अमोनिया भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है और नाइट्रोजन गैस भी पाई जाती है बायोगैस में। तो इसमें ऑप्शन, ये जो क्वेश्चन है कि बायोगैस अनिवार्य रूप से किन किन का मिश्रण है, तो इसमें जो है देखिए मीथेन और हीलियम, मीथेन और नाइट्रोजन, मीथेन और नाइट्रोजन नहीं होगा, मीथेन और हाइड्रोजन नहीं होगा, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये पहला ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 40 नंबर। निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। परंपरागत स्रोत ऊर्जा, देखिए ऊर्जा के दो स्रोत हैं, हम पढ़ते हैं, एक नवीकरणीय ऊर्जा, एक अनवीकरणीय। अच्छा, अनवीकरणीय ऊर्जा, अनवीकरणीय नवीकरणीय ऊर्जा को जो है कि ये वर्तमान नवीकरणीय ऊर्जा जो है कि नई ऊर्जा है। इसमें जो है जो बता दीजिए, एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बता देता हूँ। जैसे परमाणु ऊर्जा हो गई, जल विद्युत ऊर्जा भी नवीकरणीय में आएगा, ठीक है। सौर ऊर्जा नवीकरणीय का सबसे बड़ा स्रोत है। हाँ, फिर इसके बाद पवन ऊर्जा है, आज ज्वरीय ऊर्जा है, और भूतापीय ऊर्जा भी आपको जो है नवीकरणीय स्रोत में आएगा। नवीकरणीय स्रोत का अर्थ यही है कि ऐसी ऊर्जा जिसका नवीनीकरण किया जाए। जैसे आप मान लीजिए पवन ऊर्जा की पवन चक्की लगाते हैं आप, तो आज हवा चली, जैसे पवन ऊर्जा से आपने पवन चक्की से ऊर्जा जनरेट की, तो कल भी हवा चलेगी, यानी ये नवीकरणीय होती रहती है। जबकि वही परंपरागत की बात है तो ऐसी ऊर्जा जो लाखों साल में बन के तैयार हुई है, जैसे खनिज तेल आप देख लीजिए, पेट्रोलियम पदार्थ जितने भी हैं, प्राकृतिक गैस है, ये जो है ये परंपरागत ऊर्जा है, ट्रेडिशनल एनर्जी है, ये जो लंबे समय से चली आ रही है। यही जो परंपरागत ऊर्जा है, इसी ऊर्जा का उपयोग करने पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है कार्बन का उत्सर्जन होता है और पर्यावरण प्रदूषण के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार तत्व या जिम्मेदार कारक यही है आपका जो है परंपरागत ऊर्जा। तो खनिज तेल आ जाएगा, प्राकृतिक गैस आ जाएगी और ईंधन आ जाएंगे, जैसे उपले हुए, लकड़ी हुए, ये सब क्या है परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों का कार्यकाल होता है? तो भारत में ग्राम पंचायत का 5 वर्ष का कार्यकाल के बारे में देख लीजिए, हमेशा पूछा जाता है। तो भारत में ग्राम पंचायत 5 साल के लिए बनती है। तो नई जो ग्राम पंचायत का गठन होता है उसके पहली बैठक से लेके, ठीक है, और फिर उसके 5 साल के टर्म के बाद फिर जो अगली जो है ग्राम पंचायत बनेगी उसके पहली बैठक तक इसका कार्यकाल होता है। इसे लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल आप जो है 6 वर्ष का कहेंगे। राज्यसभा का कार्यकाल निर्धारित नहीं है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, वही विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो ये जो बारीकियां हैं इसको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करेगी? तो सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने वाली नीति क्या है? सामाजिक न्याय का मतलब यही है कि गरीब से गरीब व्यक्ति और जो पिछड़े हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, दलित हैं, उनको भी जो है आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी से जोड़ के उनको न्याय प्रदान किया जाए और उनको भी उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास किया जाए। तो सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना, ये सही बात है, नीति, ये सामाजिक न्याय हो सकता है, इससे होता ही है, ठीक है। जैसे आर्टिकल 16 में आप देखेंगे तो उसमें अवसर की समानता के साथ साथ 16 की 4 में आपको जो है कि पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरी का जो है प्रावधान किया गया है। ऐसे ही दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को भी जो है सरकारी नौकरी का अवसर देके उनको सामाजिक न्याय प्राप्त कराने के उद्देश्य से जो है
संविधान के साथ साथ सरकारें भी काम करती हैं। दूसरा क्या है, न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करके। ठीक है, जैसे दिल्ली, आज देख लीजिए एक एग्जांपल है आपके पास। दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे 600 रुपया प्रतिदिन दिहाड़ी हो गई। 600 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी का अर्थ ये है कि आप किसी भी कंपनी का मजदूर, चाहे वो आप कह लीजिए कि दीर्घकालिक मजदूर हो या अल्पकालिक मजदूर हो, या एक कह लीजिए कि परमानेंट नौकरी वाला और टेम्पररी नौकरी वाला, चाहे कुछ भी हो, 600 से आप कम नहीं दे सकते। तो 600 से कम नहीं दे सकते तो महीने का 18,000 हो गया। तो इससे उसका जो है कि एक ठीक ठाक जीवन स्तर चल सकता है। तो इससे कंपनियों को जो है नुकसान होता है। कंपनियां ये सोचती हैं कि सरकार ऐसी पॉलिसी बना देती है तो हमारा मुनाफा कम होने लगता है, सारा पैसा जो है हमको मजदूरों को देना पड़ता है। जबकि ये सामाजिक न्याय का क्या है, सामाजिक न्याय इससे प्राप्त होगा जब तक आप जो है कि गरीब, वंचित, शोषित वगैरह को आर्थिक और सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक भागीदारी नहीं सुनिश्चित करेंगे। तो ये दोनों इसमें सही है। ठीक है, इसमें दोनों ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। दिया है कि नई दिल्ली के वास्तुकला वास्तुशैली की चर्चा एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। तो एक शिक्षक क्या करेगा, उसके बारे में उसके दिमाग में क्या आना चाहिए कि नई दिल्ली की जो वास्तुशैली है। देखिए, लुटियंस की दिल्ली कहा जाता है, उन्होंने दिल्ली का स्ट्रक्चर बनाया, अंग्रेज़ों को यही देन है। दिल्ली में बहुत सारे स्ट्रक्चर, वास्तुकला, वो सारे जो है कि अंग्रेज़ों द्वारा डेवलप किए हुए हैं। तो नई दिल्ली की वास्तुशैली की चर्चा एक टीचर कैसे करेगा, क्या कैसे पर्यटक इमारतों को देखते हैं, इसको इसके बारे में बताया कि कैसे जो है जो पर्यटन करने जाते हैं वो लोग देखते हैं। दूसरा, इमारतों को दूर से कैसे देखा जाना चाहिए। तीसरा दिया है कि उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है। और चौथा दिया है कि यह कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। ये चीज़ें जो है टीचर को ध्यान देनी चाहिए। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं। तो देखिए, एक जो है कि ये दूसरा जो है राज सुंदरी देवी कृत अमर जीवन है। ये जो है महिलाओं के स्त्री शिक्षा के बारे में जो है कि अच्छी इसमें जो है बातें की गई हैं। तो इसको आप देख सकते हैं, इसका बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो इसका ऑप्शन जो है दूसरा सही होगा। इसके बाद देखिए, भारत में शरद ऋतु का समय, पहले आप ध्यान दीजिए कि शरद ऋतु का समय सितंबर और अक्टूबर का महीना माना जाता है। उसमें एक त्यौहार भी मनाया जाता है। तो शरद ऋतु का ये समय है। तो कह रहा है विचार कीजिए, ए, बी और सी तीनों विकल्प में। तो इस मौसम में, अरे यार